हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th की विषय जीव विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन के अंतर्गत मैंने आपको कुछ विषयों के बारे में बताया। जैसे लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर बताया। अलैंगिक जनन के कई विधियां थीं, उनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, आपने पढ़ा। लैंगिक जनन के अंतर्गत हमने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें हमने जीवन की प्रावस्थाएं की, किशोर अवस्था, जनन प्रावस्था और जीर्णावस्था, इनके बारे में जाना। फिर लिया था हमने लैंगिक जनन की परिघटनाएं। लैंगिक जनन की परिघटनाओं पर ही पिछला वीडियो मैंने बनाया था। उसमें हमने निषेचन पूर्व परिघटना, निषेचन पूर्व परिघटना में युग्मक जनन के अंतर्गत हमने समयुग्मकी, विषम युग्मकी के बारे में जाना। जीवों में लैंगिकता जाना, एक लिंगी द्विलिंगी के बारे में हमने पढ़ा था, और एक लिंगाश्रयी उभय लिंगाश्रयी। लैंगिक जनन की परिघटनाओं को 3 चरणों में बांटा गया है: निषेचन पूर्व परिघटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं या परिघटना। हमने पहला निषेचन पूर्व परिघटना के अंतर्गत पढ़ा था युग्मक जनन। युग्मक जनन हमने पढ़ा था, और युग्मक जनन के अंतर्गत हमने जीवों में लैंगिकता और युग्मक संरचना निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत हमने युग्मक जनन पढ़ा था, जिसमें हमने समयुग्मकी, विषम युग्मकी के बारे में जाना था, अंतर किया था क्या होते हैं। समयुग्मकी जीव जिनके युग्मक समान आकार के होते हैं उनको समयुग्मकी कहते हैं, और विषम युग्मकी ऐसे जीव जिनके युग्मक का आकार अलग अलग होता है, जैसे मानव। ओके। और जीवों में लैंगिकता, युग्मक जनन के अंदर जीवों में लैंगिकता हमने पढ़ी थी। जीवों में लैंगिकता के आधार पे एक लिंगी जीव, दो लिंगी जीव होते हैं, एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो हमारा है युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। युग्मकों की जो संरचना होती है उसके दौरान कोशिका विभाजन कैसे होता है, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। और युग्मक स्थानांतरण, निषेचन पूर्व की घटनाओं को 2 चरणों में बांट दिया, या कह सकते हैं निषेचन पूर्व की घटनाओं को युग्मक का बनना और युग्मक स्थानांतरण 2 तरीके में बांट दिया गया। युग्मक जनन में युग्मकों के बारे में बताया गया है, और युग्मक किस तरीके से स्थानांतरित होंगे, इनके स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन और युग्मक स्थानांतरण। तो हम पहला लेते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। ओके। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन युग्मक जनन के अंदर हम पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। हाँ, आकार के आधार पे हमने पढ़ा था कि आकार के आधार पे ये समयुग्मक भी हो सकते हैं और विषम युग्मक भी हो सकते हैं। अगर समान आकार के हैं युग्मक तो समयुग्मकी, और नहीं अगर आकार अलग अलग है तो विषम युग्मकी। तो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक। युग्मक अगुणित होते हैं, अर्थात जनकों द्वारा जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का एक सेट ही युग्मक में जाता है, यानी 2n से केवल n ही जाएगा। युग्मक जनक के अंदर जनक 2n होते हैं, गुणसूत्रों की मात्रा दुगुणित होती है, जबकि युग्मक n होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों का एक सेट ही युग्मकों में जनकों से जाता है। देखिए, मोनेरा, फंजाई, शैवाल और ब्रायोफाइटा, इनके पादप जो होते हैं, पादपकाय, वह अगुणित होते हैं, तो युग्मक भी अगुणित बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इनमें असूत्री विभाजन नहीं होगा, केवल समसूत्री विभाजन होगा। नहीं, इनमें युग्मक के निर्माण के दौरान असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों होता है। ये कक्षा 11 में चैप्टर 3 के अंदर हमने पढ़ा है। ओके। तो आप, और अगर भूल गए हो तो आप चैप्टर 3 में जाकर के देख लीजिएगा 11th क्लास की। ओके।
तो मोनेरा, फंजाई, सेवाल, ब्रायोफाइटा में अगुणित पादपकाय होते हैं, तो युग्मक भी अगुणित होते हैं, युग्मक भी अगुणित होंगे और पादपकाय भी अगुणित होता है। ओके, परंतु टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो जनकीय काय होते हैं वो दुगुणित होते हैं। उनकी जो कायिक बॉडी होती है, कायिक शरीर होता है, वो 2n, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होता है और उनसे युग्मक n बनते हैं। तो यह एक याद रखिएगा। ओके, तो युग्मक अगुणित होते हैं, है ना। अगुणित जीव समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगुणित जीव अर्धसूत्री विभाजन नहीं करते और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक नहीं बनते। उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भी युग्मक बनते हैं। और युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज, जो कि दुगुणित होता है। ओके, और मोनेरा, फंजाई, सेवाल, ब्रायोफाइटा का पादपकाय अगुणित होता है, तो युग्मक भी अगुणित बनते हैं। युग्मक भी अगुणित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो पादपकाय जनकीय पादप होते हैं वो दुगुणित होते हैं और युग्मक अगुणित बनते हैं। तो अगुणित युग्मक बनने के लिए इनमें जो विभाजन होता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मोनेरा, फंजाई, सेवाल, ब्रायोफाइटा इन पादपों का पादपकाय अगुणित होता है, तो युग्मक भी अगुणित बनता है। तो इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। ओके, तो और मैंने कह ही दिया आपको कि इनमें इनको और विस्तार से जानना हो तो चैप्टर 3 देखना, क्लास 11th की, जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इसी के अंदर, युग्मक स्थानांतरण। देखिए, युग्मक जनन हो गया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ओके, और युग्मक जनन के अंतर्गत हमने जीवों में लैंगिकता पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन अलग अलग प्रकार के पादपों में अलग अलग तरीके की होती है, ये भी बता दिया। लेकिन युग्मक हमेशा n यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ओके, चाहे पादप शरीर, पादप काय अगुणित हो या दुगुणित, लेकिन युग्मक हमेशा अगुणित ही होंगे। अब है युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का निर्माण हो गया, तो युग्मक मादा, नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे जाएंगे या दोनों का संलयन कैसे होगा, तो यह पढ़ेंगे हम युग्मक स्थानांतरण में। ओके, देखिए, युग्मक स्थानांतरण में युग्मक जो होते हैं, नर और मादा युग्मक, दो विपरीत युग्मक, जब तक एक दूसरे के निकट नहीं आएंगे तब तक निषेचन नहीं होगा। तो दोनों विपरीत युग्मकों को निकट आना पड़ता है, तो दोनों विपरीत युग्मक निकट आते हैं ताकि निषेचन हो सके। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चल होता है और छोटा और क्रियाशील होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ी, अचल और स्थिर होती है। ओके, कुछ शैवाल और फंजाई दोनों में ही असाधारण रूप से दोनों के दोनों युग्मक चल होते हैं, लेकिन इन चल युग्मकों को एक माध्यम की आवश्यकता होती है ताकि नर युग्मक गति कर सके। ओके, अधिकांश साधारण पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब जो होते हैं, इनमें जल ही माध्यम होता है जिससे होकर युग्मकों का स्थानांतरण होता है। देखिए, जब जल एक माध्यम होता है और शरीर के बाहर छोड़ा जा रहा है युग्मकों को, तो उनको हानि होने की, नुकसान होने की पूरी चांसेस होती है। इसमें नर युग्मकों को नुकसान हो सकता है, नष्ट हो सकते हैं नर युग्मक, इसीलिए नर युग्मकों की जो संख्या होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या छोड़ी जाती है ताकि मादा युग्मक तक पहुंच सकें। नर युग्मकों की एक बड़ी संख्या भी मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, इसीलिए मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में नर युग्मकों को पैदा किया जाता है और जल में निषेचन के लिए छोड़ा जाता है। ओके, तो नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना ज़्यादा होते हैं। वहीं हम बीजीय पादपों की यदि बात करें, तो बीजीय पादपों में आपको पता है कि पराग कण जो होते हैं वो पराग कण नर युग्मक होते हैं जो कि पराग कोश में सुरक्षित होते हैं, और अंडक जो होता है वो अंडाशय में सुरक्षित होता है। तो पराग कणों को अंडक तक पहुंचाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। पराग कणों को वर्तिकाग्र तक
पहुंचाया जाता है। पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं, जिसके लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है। और कई प्रकार के माध्यम होते हैं, कीट भी हो सकते हैं, फूलों पे कीट बैठते हैं। और देखिए ये मैंने बना दिया है, एक चित्र की सहायता से बताती हूँ। ये परागकोश है, परागकोशों के अंदर ये परागकण है। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण या पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन, ये भी दो प्रकार के होते हैं, पर परागण और स्वपरागण, ये भी आप जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो बीजीय पादपों में जो परागकण होते हैं पहले वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और इसके लिए उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम खुद भी हवा से भी वर्तिकाग्र तक जा सकते हैं, कीट द्वारा, पंक्षी द्वारा, जल द्वारा, कई चीज़ों द्वारा। जल में जो उगते हैं पौधे उनके लिए जल द्वारा, कई इस तरीके के माध्यम होते हैं जो पराग कणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। अब जब वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंच जाते हैं तो इन पराग कणों को अंडाशय के अंदर उपस्थित अंडप तक पहुंचना है। तो वर्तिकाग्र पर ये परागकण अंकुरित होते हैं। ये परागकण वर्तिकाग्र तक अंकुरित होते हैं और परागकणों के अंदर ही नर युग्मकों का निर्माण होता है। इस प्रकार ये मान लीजिए दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, और ये पराग नली विकसित होकर के वृद्धि करके अंडाशय के अंदर स्थित अंडप तक जाती है, और अंडप के अंदर अंड जो उपस्थित होता है वहां पर पराग नली द्वारा नर युग्मकों को मुक्त कर दिया जाता है और वह वहां निषेचन करता है। तो यहाँ स्थानांतरण पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है, जबकि वर्तिकाग्र से अंडप तक इसका स्थानांतरण निषेचन कहलाता है। याद रखिएगा, ओके। तो वर्तिकाग्र से अंडप तक जो इसका निषेचन, इसका पहुंचना, स्थानांतरण हो रहा है, वह स्थानांतरण पराग नली द्वारा हो रहा है, जबकि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करने के लिए कई माध्यमों की आवश्यकता होती है। देखिए, जो एक लिंगी पादप होते हैं, एक लिंगी पादपों में पर परागण ही संभव है, क्योंकि हर एक पादप के अंदर लिंग अलग अलग होते हैं। अलग अलग लिंग के साथ अपना अपना फूल होता है। नर युग्मक के लिए अलग लिंग होता है और मादा पुष्प अलग होती है। तो इनके अंदर युग्मकों का स्थानांतरण जो होगा, पॉलिनेशन जो होगा, जो परागण की प्रक्रिया होगी, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और आसानी से इनका नहीं होता। जबकि उभयलिंगी में एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा युग्मक स्थित होते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाता है स्वपरागण। तो जो एक लिंगाश्रयी होते हैं उनमें स्वपरागण नहीं होता, जबकि उभय लिंगाश्रयी में परपरागण भी होता है और स्वपरागण भी संभव है। ओके, तो ये थी आपके युग्मक के स्थानांतरण की अलग अलग विधियाँ। बीजीय पादपों की अलग तरीके की थी और शैवाल फंजाई की अलग तरीके की थी, जिसमें चल और अचल प्रकार के नर युग्मक और मादा युग्मक की हमने बात की। अब हम ले रहे हैं जब दोनों युग्मक पास आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं और दोनों के केंद्रक जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो उसे कहते हैं निषेचन। नर और मादा युग्मकों का संलयन होना निषेचन कहलाता है। यौगिक जनन की परिघटनाओं में हमने निषेचन पूर्व परिघटनाएं पढ़ ली। अब है निषेचन की परिघटना। निषेचन पूर्व के अंदर हमने युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण किए। अब हम ले रहे हैं निषेचन। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है। ओके, निषेचन में नर युग्मक जो कि अगुणित होता है, वह मादा युग्मक जो कि अगुणित होती हैं, दोनों अगुणित युग्मक जुड़ करके संलयित होकर के युग्मनज या युग्मन बनाते हैं, दुगुणित युग्मनन का निर्माण करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं।
नर युग्मक मादा युग्मक जुड़ के एक जाइगोट बनाते हैं, या कह सकते हैं अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे दुगुणित युग्मनन का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस, इंग्लिश में जिसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। ओके, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। ओके, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के बिना ही नए जीव का निर्माण कर देते हैं, या जिनसे नए जीव का जन्म हो जाता है। तो बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण या नए जीव का विकास होने की घटना को या प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। तो कुछ जीव जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खियाँ, छिपकलियाँ, पंछी, टर्की जो आदि होते हैं, बिना निषेचन के, अर्थात कह सकते हैं नर युग्मक के युग्मनन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर देती है। मादा युग्मक जो होती है बिना नर युग्मक के संलयित हुए, बिना नर युग्मक से जुड़े बिना ही युग्मनन या युग्मनज बना देती है। तो नर युग्मक की जरूरत ही नहीं है। तो वह निषेचन जिसमें मादा युग्मक बिना नर युग्मक से संलयित हुए युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करती है, या दुगुणित युग्मनन का निर्माण करती है, उस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक जनन नए जीव का निर्माण बिना नर युग्मक के मादा युग्मक से संलयन के बिना ही मादा, वह प्रक्रिया जिसमें मादा युग्मक नर युग्मक से संलयित हुए बिना ही नए जीव का निर्माण करती है। ओके, अनिषेक जनन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे मधुमक्खी, छिपकली, पंछी, टर्की के, जो बिना निषेचन अर्थात मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करती है या मादा युग्मक नए जीव को जन्म देती है, परंतु नर युग्मक से संलयन के बिना। तो वह प्रक्रिया जिसमें मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करे परंतु नर युग्मक के बिना संलयन की, इस प्रकार की घटना या यह प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक जनन। ओके, तो बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण मादा युग्मक यदि करती है तो उसे कहते हैं अनिषेक जनन। तो कुछ जीव जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खी, छिपकली, पंछी आदि बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मनन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करती है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ओके, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है युग्मक संलयन कहाँ होता है। ओके, युग्मक का संलयन कहाँ होता है? दो तरीके का संलयन होता है, या तो शरीर के अंदर होगा या बाहर। यदि बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और यदि शरीर के भीतर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ओके, तो अधिकतर जलीय जीव जैसे शैवाल, मछलियाँ, ये इनका युग्मक जो होता है वो जल के बाहर माध्यम में छोड़ दिया जाता है, और जीव के शरीर के बाहर की ओर छोड़ दिया जाता है। तो युग्मकों का संलयन पानी के या माध्यम के जल के भीतर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ओके, परंतु इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी कमी होती है। इनमें इनकी संतानें जो होती हैं शिकारियों के द्वारा भारी मात्रा में शिकार कर ली जाती हैं, तो इनको एक बहुत नाजुक स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो इनको जोखिम उठाना पड़ता है, अपनी उत्तरजीविका के लिए काफ़ी जोखिम उठाना पड़ता है। तो जलीय जीव, बोनीफिश, मेंढक, ये बहुत भारी संख्या में संतानों को पैदा करते हैं। इनका निषेचन बाह्य प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं। ओके, और इनका युग्मक संलयन शरीर के बाहर अर्थात माध्यम में जैसे कि जल में होता है। तो जिन जीवों के युग्मकों का संलयन जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन में क्या खतरा है पूछा जा सकता है, तो शिकारियों का
खतरा रहता है, शिकारियों द्वारा इनके शिकार होने की आशंकाएं काफ़ी अधिक होती हैं। आंतरिक निषेचन, संलयन, युग्मकों का संलयन जीव के शरीर के भीतर संपन्न होना आंतरिक निषेचन कहलाता है। बहुत सारे स्थलीय जीव जैसे फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी, सरीसृप, पंछी, स्तनधारी, पादप, ये सभी का जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, वो आंतरिक प्रकार का होता है। ओके, देखिए इसमें मादा युग्मक बड़ी और स्थिर होती है जबकि और अचल होती है, जबकि नर युग्मक जो होते हैं वो चल प्रकार के होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में मुक्त किए जाते हैं ताकि अंडों में विशाल संख्या में उत्पन्न की जाती हैं ताकि अंडों तक पहुंच सके। ओके, और अंडों की तुलना में नर युग्मकों की संख्या अत्यधिक होती है। तो ये हमने अभी इससे पहले बीजीय पादपों में पढ़ा। बीजीय पादपों में जो नर जो होता है पराग नली द्वारा, बीजीय पादपों में नर पराग नली द्वारा अंडक तक पहुंचता है। तो आज हमने निषेचन किस प्रकार होता है और बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन क्या होता है, अनिषेक जनन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। निषेचन पश्च जो परिघटना है उस पर वीडियो हम अगली बार बनाएंगे और आगे के विषय में है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।